खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम देवांशी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक स्त्री जब शिक्षिका बनती है तो वो केवल पढ़ाती नहीं है बल्कि पीढ़ियों को गढ़ती है। और वही स्त्री जब एक पेंटर बनती है, एक कलाकार बनती है, तो वो कैनवस पर उन रंगों के साथ साथ भावनाओं को भी उकेरती है। वही स्त्री जब अपनी लेखनी उठाती है तो समाज में विचारों की एक नई राह प्रस्तुत करती है। और उससे भी ज़रूरी, एक स्त्री जब अपने निर्णय स्वयं लेती है तो समाज के द्वारा बनाए गए बहुत सारे रीति रिवाज, या यूं कहें कि जो समय से सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, उन पर भी प्रहार करती हैं। ऐसी ही सशक्त नारी आज हमारे बीच मौजूद है। वो एक शिक्षिका है, लेखिका है, पेंटर है, रिसोर्स पर्सन है और 2022 में स्टेट टीचर्स अवॉर्डी भी रही है। और हाल ही में इन्होंने अपनी पहली चित्रकला प्रदर्शनी का समापन किया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में मिस अनुराधा कश्यप का। धन्यवाद मैम। दिल की गहराइयों से अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज लोग आपको जानते हैं एक शिक्षिका के रूप में, एक लेखिका के रूप में, एक चित्रकार के रूप में। ये जो तमाम चीज़ें आपने हासिल की है और आज अपना एक नाम बनाया है, अनुराधा कश्यप। तो ये नाम को गढ़ने का जो पहला पन्ना था, पहला अध्याय था, या बात की जाए आपके बचपन की, आपके आरंभिक जीवन की, कैसा रहा वो और कितना उसने आपको सहयोग किया आपके व्यक्तित्व को निखारने में? मेरा बचपन बहुत ही आनंदमयी रहा है। और क्योंकि मैंने जॉइंट फैमिली रही है हमारी, और जॉइंट फैमिली में ही मैंने जन्म लिया है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, अम्मा जी बापू जी कहते हैं हमारे अपनी पहाड़ी भाषा में अंकल आंटी को, वो और उनके बच्चे, तो हम सब ने मिलकर वो बचपन जिया है। तो बचपन देखा जाए तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। और छोटे से ही जो मेरी स्कूलिंग रही है मेरे अपने गांव के ही विद्यालय में रही है। तो क्योंकि बच्चों के साथ ही इस तरह का पारिवारिक माहौल इस तरह का मिला कि सभी ने हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे हैं, तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो मुझे प्रेरित करते रहे हैं। बहुत खूब। बात की जाए, आप पिछले 2 दशकों से शिक्षिका हैं। इस सफ़र की अगर बात करें तो क्या पहले से सोच रखा था कि मुझे शिक्षिका बनना है? क्योंकि यूँ होता है, बहुत से रास्ते होते हैं, जब करियर चूज़ करना होता है तो इंसान सोचता है कि हाँ, मुझे इस फील्ड में जाना है। तो क्या आपका सपना वो आपका पहले से सपना था, या जीवन में जब आप आगे बढ़ी आप बस इस क्षेत्र में आ गई? ये कह लो कि जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ी तो इस क्षेत्र में आ गई। अदरवाइज मेरा सपना जो था वो डॉक्टर बनने का था। अच्छा। बट बाई चांस मैं डॉक्टर तो नहीं बनी, बट बाई चांस मैं टीचर बन गई। और अध्यापक के तौर पे ही मैं अपना अध्यापन कार्य कर रही हूँ। और मेरा मानना है कि आप ज़रूरी नहीं है लाइफ में आपको जो चाहिए वही मिलता है, बट आपको जो मिला है उसमें अपना बेस्ट करके ज़रूर दिखाएं। बहुत ही खूब। तो बात की जाए इन पिछले 2 दशकों की, आपने बच्चों को ना केवल वो कहते हैं ना किताबी ज्ञान दिया है, बल्कि इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं उनको। करिकुलम में जो ऐड है वो भी, और आपके खुद के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके कारण आपको नवाजा भी गया स्टेट टीचर्स अवॉर्डी से। तो क्या कुछ आप करने की कोशिश करती हैं ताकि बच्चों का जो भविष्य है उसकी नींव को मजबूत किया जा सके? मैम, सबसे पहले तो बीइंग अ टीचर बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल। पढ़ाना तो बहुत आसान चीज़ है, बट बच्चे को समझना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है। मेरा मानना है कि बच्चा कोरा पन्ना नहीं है, वो एक अधूरी कविता है, और शिक्षक का काम है उस अधूरी कविता को पूरा करना। क्योंकि आपके पास जो भी बच्चा पाठशाला में आता है वो अपनी एक अलग कहानी लेकर आता है, और उसी कहानी को समझना टीचर का मेन मकसद रहा है। वो हमेशा बच्चे आपके पास
इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर आते हैं। बिल्कुल। आपके पास एक तरह का क्लासरूम नहीं होता, हर बच्चे के अपने अपने कोई ना कोई क्षमताएं उसके अंदर छुपी होती हैं। तो उन क्षमताओं को पहचानना ही टीचर का मेन मकसद है, और उन्हीं क्षमताओं के लिए एक अच्छा वातावरण देना बहुत ज़रूरी रहता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कहा, ये भी हम सब सुनते हैं कि हर बच्चे में टैलेंट है, और हर बच्चे में वो जो कहते हैं बात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जी। किसमें क्या कला है, क्या उसमें हुनर है, वो एक टीचर पहचानता है। लेकिन एक टीचर के लिए वो कितना ज़्यादा एक जंग है, या यूँ कहे कि उसकी परीक्षा होती है कि वो बच्चे को पहचान पाए। कितना मुश्किल रहता है वो सब एक टीचर के लिए। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी अपने ही विद्यालय का। जी। हमारे पास थोड़ा, मैं उसको मेंटली रिटार्डेड भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म्स बिल्कुल। मैं नहीं दे सकती हूँ बीइंग अ टीचर। एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, तो उसकी हरकतें ऐसी है कि आज अगर वो मेरे साथ है तो कल भी वो मेरे साथ ही पढ़ना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दिन मैं छुट्टी चले जाऊं और दूसरा टीचर उसको देखे तो दूसरे टीचर के साथ वो इतना घुलेगा मिलेगा नहीं। वो कई बार बिना वजह से ही रोना शुरू कर देता है। जी। मतलब वो वजह उसके पास है, बट मेरे लिए क्या है कि वो बिना वजह रो रहा है, वो वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे छोटा बच्चा, इवन हमारे तो अब विद्यालय में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू होगी, और 3 साल का बच्चा हमारे पास आ रहा है, 3+ का। उस बच्चे को रेड चेयर पे ही बैठना है। रेड के बजाय गलती से अगर उसको ग्रीन चेयर बैठने को मिल गई तो वो रोना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में हमें भी ये दिक्कत हुई कि ये रो क्यों रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। जी। तो उसके हाव भाव से ही हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। तो शिक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। अगर आप ये कहो ना कि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना है, आज की डेट में आप देखो तो शिक्षक एक माँ भी है, एक पिता भी है, एक भाई भी है, एक बहन भी है, एक दोस्त भी है, और एक साइकोलॉजिस्ट भी है, और एक बहुत बड़े डॉक्टर भी है। तो टीचर अपने आप में बहुत सारे प्रोफेशन लेके चला है, तब जाके वो कक्ष में जाता है और बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर पाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन उसी भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं हमारे शिक्षक। आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अपना योगदान दिया है, हमने भी उसकी एक स्टोरी कवर की थी, एक छोटी सी झलक दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालय हाजल की प्राथमिक सहायक अध्यापिका अनुराधा कश्यप शिक्षा में नवाचार का प्रयोग कर इलाके में शिक्षा की लौ जला रही है। उनके पढ़ाने का तरीका काफी अलग है, और पढ़ाई के साथ साथ वे बच्चों को खाली समय में कचरा प्रबंधन के गुर भी सिखा रही है। स्कूल के विद्यार्थी पुराने कागज और बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का बेहतर इस्तेमाल कर सजावट की कई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। अनुराधा कश्यप की इस पहल ने स्कूली बच्चों में रोमांच भर दिया है, और वे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सप्ताह में हर शनिवार को बच्चों को इस तरह की गतिविधियां सिखाई जाती है। फालतू कागजों से फूल बनाए हैं, और हमने कागज के टेडी बियर भी बनाए हैं, और यह काम करने में हमें बहुत मजा आता है। अध्यापिका अनुराधा कश्यप का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों में सीखने की इच्छा में वृद्धि होती है। मेरा मेन मकसद यही है कि बच्चा घर में और स्कूल में जो भी हमें खाली समय मिलता है उसको बेस्ट यूटिलाइज करे, और बच्चा सिर्फ 2 चीजें ही उसमें शौक रखता है, एक हो गया खेलना और दूसरा हो गया कला। तो अगर खेलने के साथ साथ बच्चे में कला को भी हम विकसित करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर वो बेले भी बैठा है, फालतू में बैठा है, तो अपने उस टाइम का यूटिलाइज करेगा और खेल खेल में मजे में ही वो ऐसी चीजों का निर्माण कर देगा जो शायद उसके लिए उपयोगी होगी। हाजल स्कूल की मुख्य अध्यापिका मीरा शर्मा ने भी अनुराधा कश्यप के बच्चों को पढ़ाने के तरीके और कचरा प्रबंधन की दिशा में की गई पहल की सराहना की है। साल का अनुभव है शिक्षण में, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अजीब सी वो मिला, जो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, और बच्चे बिल्कुल भी यहाँ हमारे बेकार नहीं बैठते हैं। जब भी कोई खाली टाइम मिलता है तो ये बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कोई फूलदान बनाते हैं या कुछ भी, अगर और नहीं हो तो जैसे पाठशाला के सराउंडिंग में कोई क्यारियां बनाना या कुछ भी।
अनुराधा कश्यप वर्ष 2006 से इस स्कूल में सेवाएं दे रही है। वर्ष 2013-14 और 2015 में उन्हें श्रेष्ठ अध्यापक के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उनका कहना है कि बच्चों द्वारा तैयार आर्ट व क्राफ्ट की भविष्य में जिला व राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम देवांशी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस अनुराधा कश्यप। और ये देखिए आपने उनके कार्य की एक छोटी सी झलक। अनुराधा जी, हमने देखा कि किस तरह से आप अपने स्कूल में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके बच्चों को सिखाती है। लेकिन बात की जाए, इन पिछले 2 दशकों में सोच बदली है, समय बदला है, शिक्षा नीतियाँ बदली है और इस देश में हमेशा से शिक्षा की बात होती आ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी शिक्षक पर ही कि एक शिक्षक की भूमिका में कितना बदलाव आया है। शिक्षक की भूमिका, बहुत बदलाव आया है शिक्षक की भूमिका में। अब प्राचीन समय में देखा जाए तो गुरुकुल हुआ करते थे। गुरु के सानिध्य में ही शिष्य छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर फॉर्मल एजुकेशन का टाइम आया, स्कूल में विद्यार्थी जाने लगे। बट जो टीचर का रोल है, नो डाउट कि उस टाइम भी एजुकेशन देना था, आज भी एजुकेशन देना है। बट आज का अगर समय देखा जाए तो एजुकेशन सिर्फ एक टीचर ही नहीं देता है। जानकारी और ज्ञान का भंडार आपके पास थोक में पड़ा हुआ है। एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो जो टीचर है वो सिर्फ एक ज्ञान का सोर्स नहीं रह गया है। तो टीचर को ज्ञान के सोर्स होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें तो दे देगा, एआई भी दे देगा, टेक्नोलॉजी भी दे देगा। बट जो जीवन मूल्य है, जो बच्चों में कॉन्फिडेंस की बात है, या ज़िंदगी में किस तरह की परिस्थितियाँ आती है उनसे जूझने की बात है, वो शिक्षक के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। और बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा प्रणाली की, जैसे आपने भी बताया कि प्री प्राइमरी क्लासेस भी शुरू कर दी गई है सरकारी विद्यालयों में, तो आप इस शिक्षा नीति को किस तरह से देखती हैं? क्या आप इसके सकारात्मक जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, या आपके नज़रों में क्या कुछ और अच्छा किया जा सकता है? अपने अनुभवों के आधार पर ज़रूर बताएं। शिक्षा नीति की बात की जाए तो शिक्षा नीति अभी अगर 2020 की बात हम करते हैं तो उसमें रटने की प्रणाली को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और बच्चों को हैंड टू मतलब एक्टिविटी के साथ सीखना और लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की बात वहाँ पे की गई है। अनुभवों को अपनी शिक्षा में ढालने की बात की गई है। बट अगर देखा जाए तो ये चीज़ें ठीक है, स्किल एजुकेशन की बात हो रही है, कौशल वहाँ पे कौशल विकास की बात की जा रही है, बट ग्रास रूट लेवल पे वो कितना इम्प्लीमेंट होता है वो देखना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। रही प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात, तो हम अपनी बात करें तो हमारे विद्यालय के लिए ये वरदान साबित हुई है और हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिससे हमारे विद्यालय की एनरोलमेंट भी बढ़ी है और इवन ये कह दो कि हमारे जो विद्यालय का वातावरण है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। ये वातावरण मैं इसीलिए अच्छे कहने की बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम 5 से 10 साल के बच्चे के साथ डील करते हैं तो उस टाइम हमारा कुछ जो साइकोलॉजी होती है वो कुछ और लेवल की होती है, मेंटल लेवल कुछ और होता है। वही जब हम छोटे छोटे बच्चों के साथ जो तोतला बोलते हैं, अभी उनको ढंग से चलना नहीं आता, ढंग से बात करनी नहीं आती है, तो उनके सानिध्यों में हम कह सकते हैं कि उनके सानिध्यों में हम भी हमारे वो जो वातावरण है वो प्रेममयी हो गया है। हम बड़े वो लवेबल सा एनवायरनमेंट हो गया है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई डांट फटकार नहीं है क्योंकि वो वैसा हम कर भी नहीं सकते। और जब वो इस तरह की कुछ छोटी छोटी तुतलाती हुई भाषा में कुछ हरकतें कर देते हैं तो हम वैसे ही हमारा जो है वो आनंदमयी हो जाता है वातावरण। बहुत ही खूब। भगवान से बड़ा क्रिएटर कोई है नहीं, लेकिन भगवान के बाद आते हैं माता पिता और गुरु, सबसे बड़े क्रिएटर हैं। आपकी बात की जाए और आज के विषय की बात की जाए तो आज का विषय है ज्ञान से सृजन, रंगों की अनकही कहानी। तो ज्ञान के साथ साथ आप और जो सृजन करती है, या अपनी पेंटिंग्स की अगर आपकी बात करें, ये चित्रकला आपके जीवन में कैसी आई, ये रंगों से दोस्ती कैसे हुई? चित्रकला का शौक़ मुझे बचपन से ही था और मेरे लिए चित्रकला और शिक्षा अलग नहीं है, दोनों मेरे एकदम साथ साथ ही चली है। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने कोशिश की है, अगर आप मेरी ये किताब देखना चाहोगे यहाँ पे,
ये गुलाली है। तो इस किताब में मैंने बच्चों के लिए कविताएं लिखी हैं जी। क्योंकि कविता लिखने का शौक मुझे भी था। और एजुकेशन में बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि उनको गीत और गाने, कविताएं बहुत पसंद होती है। तो मैंने कोशिश की है कि एजुकेशनल टर्म पे कोई भी टॉपिक इस तरह का है, पेड़ है, फूल है, पत्तियां हैं, तो उनको कविताओं के माध्यम से मैंने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अपनी कला को मैंने शिक्षा के साथ भी जोड़ा है। और पेंटिंग, अगर आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे आपके शब्द खत्म हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी कविताएं और पेंटिंग बोलना शुरू कर देती हैं। वहाँ पे आपके रंग पेंटिंग्स की अगर अभी हम बात करें, आपकी किताबों के बारे में ज़रूर हम आगे बात करेंगे, 2 किताबें आपने लिखी हैं, लेकिन पेंटिंग्स की बात करें, अभी हाल ही में आपने प्रदर्शनी लगाई थी गेटी थिएटर में, और आप जो चित्र उकेरती हैं, ऐसे लगता है, ख़ास तौर से जो आप भगवान के बनाती हैं, ऐसे लगता है कि साक्षात ईश्वर हमारी नज़रों के सामने आ गए हो। तो वो उन रंगों की मैं बात कर रही हूँ कि इतनी दोस्ती कैसी होगी, वो इतना, वो जो प्रेम है, वो जो कैनवस पे एक देखने वाले को दिखाई देता है, वो आपके जीवन में कैसे आया? जीवन में एक्चुअली आप जब कभी खाली समय में बैठते हो ना, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ सृजन करना है। क्योंकि अगर कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। और इसी वजह से मेरा ये मोटिव रहता है कि जो भी मेरा खाली समय रहे उसमें मैं कुछ ना कुछ सृजन करती रहूं। और भगवान, अब आपने देखा, अगर भगवान की बात की ही है तो मैंने कान्हा की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। और कान्हा की अगर आप जीवन लीलाओं को देखते हैं तो वो इतनी मन को मोह लेने वाली है कि अगर आप उनको देखते ही रहो ना तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। बिल्कुल। तो बस उन्हीं को कहते हुए, उन्हीं से अब क्योंकि मैं थोड़ी उनकी भक्त भी हूँ, और उनको उकेरना मेरे लिए आत्मिक शांति जैसा था। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम भगवान जी की पेंटिंग्स बनाई है। और अपने रंगों को, ये तो भगवान की ही नेमत है ना, उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि मैं इस तरह की पेंटिंग बना पाई हूँ। बहुत ही सुंदर। और हाल ही में जो आपने एग्जीबिशन लगाया अनुराधा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या महसूस किया आपने? जो कोई भी आपकी पेंटिंग देखने आ रहा था, आपसे बातचीत करना चाह रहा था, कैसा अनुभव रहा? और मेरा अनुभव, क्योंकि ये मेरी पहली प्रदर्शनी थी, तो मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि जब वहाँ पे पेंटिंग देखने लोग आ रहे थे, इवन हम भी, जब पहले मैंने भी अपनी एग्जीबिशन से पहले कई बार एग्जीबिशन को विजिट करने की कोशिश की। हम जाते थे, देखते थे, और देख के हम एकदम से वापस आ जाते थे। कभी ऐसा प्रतिक्रिया देने का मन नहीं होता था या कुछ और बात करने का मन नहीं होता था। बट मैंने अपनी एग्जीबिशन में पाया कि जो भी अंदर जा रहा था वो वापस आके ये ज़रूर पूछ रहा था, अनु, क्योंकि मैंने अपनी पेंटिंग में नाम लिखा है अनु, ये अनु कौन है? तो आके पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो मेरे लिए आज भी वो यादगार पल है, वहाँ पे जितने भी आ रहे थे वो यूँ जय जय करते हैं, जैसे हमारे होता है कि मंदिर में जाते हैं जय करते हैं। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लग ही नहीं रहा था कि ये एग्जीबिशन हॉल है, ये लग रहा था कि ये मंदिर है। बिल्कुल। और सभी दर्शक जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनुराधा जी की ये पेंटिंग है और कृष्ण सोए हैं, और इतना सुखद अनुभव महसूस हो रहा है कि जीवन में जो सारे दुख है वो हर लिए हैं भगवान ने। अनुराधा जी, आपने भी कुछ यूं ही महसूस किया? मतलब जी बिल्कुल, यही महसूस किया है। अगर आप इन चित्रों को देखेंगे तो आपको वैसे ही इनको देख के बहुत सुकून महसूस होगा। बिल्कुल। और वहाँ पे प्रदर्शनी में कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने बाकायदा जैसे ही उनकी नज़र पड़ी कि सामने राधा कृष्ण की पेंटिंग लगी है, उन्होंने बाकायदा अपने शूज़ उतार दिए। अरे वाह! शूज़ उतारते हुए उन्होंने पूरी प्रदर्शनी देखी। और जब वापस आए तो इवन एक बुजुर्ग थे आंटी, उन्होंने बहुत आशीष मुझे दिया। और शायद उससे बड़ा एग्जीबिशन का, चलो रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं रहा, बस उससे बड़ा आशीष मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इससे बड़ा रिजल्ट क्या होगा, इससे बड़ी सक्सेस क्या होगी कि लोग वो महसूस कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, वो एक चित्र के माध्यम से अगर सामने वाला, देखने वाला वो महसूस कर पा रहा है, यानी कि वो सफल हो गया। वो लोगों का कहना ये था कि बस ये ठीक है, आपने पेंटिंग बनाई है, दिख रही है जी, बट ऐसा लग रहा है कि ये साक्षात सामने खड़ी है, बोल क्यों नहीं रहे। बहुत तो वो मेरे लिए सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर।
रंगों के साथ साथ आपने दोस्ती की शब्दों से अपनी लेखनी उठाई। जैसे आपने बताया गुलाली आपकी एक पहली किताब है, दूसरी है अनुरागिनी। सबसे पहले गुलाली की ही बात करेंगे। कैसे आपके मन में विचार आया कि बच्चों के लिए कविताएं लिखी जाए? कविता लिखने का शौक तो मुझे पहले से ही रहा है, बचपन से ही रहा है। बट जब मैं एज अ टीचर विद्यालय में गई जी। तो मैंने पाया कि बच्चों को ना गीत, गाने, कविताएं ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। और एक हमारा जब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्कूल का, तो हमारे 15-20 दिन उनके लिए ऐसे रहते हैं कि उनको बच्चों को पढ़ाई में ढालना है, उनको थोपना नहीं है, उनका स्कूल आने में मन लगा रहे। क्योंकि अभी छोटा बच्चा आ रहा है या छुट्टियों के बाद बच्चा आ रहा है, तो उसका एकदम से मन नहीं करता कि हम किताबें पढ़ें या कुछ और करें। तो उस समय के लिए कि उनको एक रेडीनेस टाइम रहता है हमारा बच्चों को तैयार करने का, पढ़ाई के लिए तैयार करने का। तो उस समय पे बच्चों के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई आकर्षक चीज़ होनी चाहिए जिससे वो स्कूल के प्रति आकर्षित हो। जी। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मैं बच्चों के लिए कविताएं लिखूं। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि भोर बेला ओहरी चिड़िया, मेरी गुड़िया, और ये आप टाइटल देखोगे ना तो ये बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़ते हुए ऐसे मेरी गुड़िया होगी, परी होगी, चांद हो गया, और मेरी चूड़ियाँ होगी, कंगन हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसके दिल से छूती है। उसी से देखते हुए मैंने ये कविताओं की रचना की है, ताकि उनका जो रुचि है विद्यालय के प्रति वो बनी रहे। जी। गुलाली के साथ साथ बात की जाए अनुरागिनी की, तो इसको लिखने का विचार कैसे आया? अनुरागिनी अगर मैं कहूँ तो अनुरागिनी प्रेम और विरह से जुड़ी हुई पुस्तक है। इसमें आप कविताएं देखोगे तो सारी प्रेम श्रृंगार रस की कविताएं हैं। और ये कह लो कि जो शब्द हम ऐसे किसी के सामने ना कह पाए, जब हमारे शब्द चुप हो जाते हैं तो हमारी लेखनी बोल उठती है। तो वही जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई, किसी के साथ नहीं कह पाई, या अपनी दुख हो या पीड़ा हो या किसी भी तरह को कोई ऐसा भाव हो जो मैं शेयर नहीं कर पाई, वो मैंने कलमबद्ध किया है इस किताब में। कहा जाता है अनुराधा जी कि हर व्यक्ति के मन में 100 तरह के भाव आते हैं, लेकिन कुछ लोग कह नहीं पाते, और वो ताकत होती है हमारे लेखकों के पास। तो आपके पास वो कहीं ना कहीं ताकत थी कि आपने जो महसूस किया या जो हम सभी महसूस करते हैं जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर, तो आप उसको लेखनबद्ध कर पाई। तो हम एक कविता तो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे कि अनुरागिनी में आपने क्या कुछ लिखा है, आपके जो दिल के जो भाव है किस तरह से उकेरे हैं आपने अपनी लेखनी के माध्यम से? मैं कोई व्यावसायिक सम्मेलन, कवि सम्मेलन की कवित्री तो नहीं हूँ, और फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि चंद पंक्ति आपके सामने गुनगुना पाऊँ। तो प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर, प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर, प्रेम के सिंधु से मोती चुन ले अगर, प्रेम के सिंधु से मोती चुन ले अगर, मोहब्बत इस जहां में मुकम्मल हो जाएगी, मोहब्बत इस जहां में मुकम्मल हो जाएगी, इश्क ने जो कहा इश्क सुन ले अगर, इश्क ने जो कहा इश्क सुन ले अगर, प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर, प्रीत के गीत को मीत सुन ले अगर। बहुत ही सुंदर अनुराधा जी, बहुत ही सुंदर। अब बात की जाए यूँ तो इस समाज में जब हम रहते हैं बहुत सारे सवालों से घिरे रहते हैं। जीन जैक रूसो ने भी कहा था कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से वो जकड़े रहते हैं। एक महिला के जीवन की बात करें, आज के समय में ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2030 तक लगभग आधी आबादी महिलाओं की विवाह नहीं करना चाहेगी। तो इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखती हैं?
आपने स्वयं विवाह ना करने का फिलहाल निर्णय लिया है, तो आपने वो सामाजिक दबाव को कैसे आपने पार किया और आपके क्या कुछ विचार है विवाह को लेकर? सामाजिक दबाव की बात, चलो वो तो एक बहुत बाद में आती है। पहले तो आपका परिवार ही रहता है। बिल्कुल। और भगवान की दुआ से मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जिसने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। मेरे पापा ही थे, वो क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं जी। और उनका ये मानना था कि शादी ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है। सबसे पहले ज़रूरी है आपकी सफलता, और सफलता शादी से नहीं मापी जाती। बिल्कुल। सफलता मापी जाती है आपके व्यक्तित्व से, आप अपने समाज में क्या योगदान दे रहे हो उससे। जी। तो उनके विचार हमेशा मेरे लिए प्रेरणादायक रहे हैं। और कभी भी मेरे मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी उम्र इतनी हो चली है तो अब शादी कर लो। अदरवाइज अगर मेरे परिवार का माहौल इस तरह का होता तो मैं कब की शादी कर चुकी होती। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि शादी करो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं शादी को अपोज कर रही हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करो, अच्छी बात है। अगर आपको अपने मनपसंद का, जिसके साथ आपके विचार मिल सके, जिसके साथ आप ढल सको, आप प्रेम से रह सको, तो शादी ज़रूर करें। अदरवाइज मेरे पापा ये कहते थे कि अपनी ज़िंदगी को नरक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके विचार मेल नहीं खा रहे या आपको ऐसा कोई साथी नहीं मिल रहा जिसके साथ आप अपना, क्योंकि शादी सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आपने 5-6 महीने किसी के साथ बिताने हैं। 6 महीने बिताने हो तो आप किसी के साथ भी घिस पिट के जिंदगी वो निकाल सकते हो। बट शादी एक ऐसा बंधन तो नहीं, शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपको किसी के साथ एक जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल, बहुत एटलीस्ट आधी जिंदगी तो आपको उसके साथ गुजारनी है। सही बात है। तो जब आधी जिंदगी गुजारनी है तो फिर उस तरह के विचार भी रखना ज़रूरी है। अदरवाइज आज का आप युग देख रहे हो बिल्कुल कि कोई नीले ड्रम में पैक हो रहे हैं कोई बाथरूम में टाइलों के नीचे पैक हो रहे हैं। अभी सोलन की घटना थी कहीं की कि वो, तो हम कह सकते हैं कि जीवन में सिर्फ विवाह ही जो है वो उसको मतलब सेटल डाउन होने को ही सफलता नहीं कहा जा सकता। उसे एक माइलस्टोन की तरह नहीं देखा जा सकता। मेन चीज़ है कि जीवन को सार्थक बनाना जो ईश्वर ने दिया है, और आपने उसको बखूबी सार्थक निभाया है। आप एक शिक्षिका हैं और रिसोर्स पर्सन भी है, टीचर्स को भी सिखाते हैं आपके एक अच्छा टीचर कैसा बना जाए। इसके साथ ही आप सिंगापुर भी गई एजुकेशनल टूर पर, आप लेखिका है, हम सब ने जाना चित्रकार है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने क्या कुछ सीखा अभी तक के इस जीवन यात्रा में, और अभी जो अपनी टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं और ख़ास तौर से हमारी बच्चियां, महिलाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? मेरा तो यही संदेश रहेगा जी कि आपकी जो सफलता है वो आपके कर्मों पर निर्भर करती है। जी। आप निरंतर किसी चीज़ पे डटे रहोगे तो सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। बहुत ही खूब। और आजकल के विद्यार्थी, जी, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, विद्यार्थी के ये सभी के लिए है कि शिक्षा केवल एक अंक प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आपको यही एग्जाम मिलेंगे। बिल्कुल, जीवन सबसे बड़ा एग्जाम का जो एग्जाम है उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कभी असफलता आपको देखनी पड़ जाए और उस असफलता के दौर पे आप खुद को खो दे। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कार्यक्रम में आने के लिए। आपने अपने जितने भी अनुभव हमसे साझा किए, अपनी पूरी यात्रा साझा की, कहीं ना कहीं तमाम दर्शकों को उसने प्रेरित किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस अंक में हमारे साथ थी मिस अनुराधा कश्यप जी, और इनकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म ही आराध्य है, और यदि आप निरंतर अपने कर्म पथ पर चलते जाएंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।